हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हमने कल के क्लास में मैंने कल एक लेक्चर अपलोड किया था जहां मैंने 2004 का जो पेपर था यूजीसी नेट का, उसके आंसर्स हमने डिस्कस किए थे। वह वीडियो पूरी तरह से इंग्लिश में था। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया दैट आप इंग्लिश में बनाए, बिकॉज यू नो द इंडियंस हैव द प्रॉब्लम, दे डू नॉट completely understand the English, neither Hindi. So they, like, need the stuff in English, and I'm not the exception. Like, I also have the same case. तो मैंने कल बताया था आपको कि आप पेपर कोड से कैसे जान सकते हैं कि ये कब का पेपर है। तो 02 तो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोड होता है। ये जे लिखा हुआ है, मतलब ये पेपर जनवरी में हुआ था। और ये 2005 का पेपर है। ये 2005 का पास्ट ईयर पेपर है, ऑफ कोर्स पेपर 2 है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स को। तो प्लेटो के रिपब्लिक में जो मेन आइडिया है वह क्या है? तो प्लेटो का जो रिपब्लिक है वह जस्टिस के बारे में डिस्कस करता है। दैट इज द मेन आइडिया, क्योंकि उसका जो सब हेडिंग है उसका नाम है कंसर्निंग जस्टिस, राइट। तो जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्लेटो के रिपब्लिक में, यही मेन आइडिया है। उसके बाद स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लिबर्टी एज अ पॉजिटिव पावर और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और इंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और इंजॉइंग। लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता है कि जो मन में आया वो कर दिए, शराब पीकर जाकर नाली में लेट रहे हैं। लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता। लिबर्टी का मतलब होता है वही काम को करना जो करने लायक है, उसी चीज को एंजॉय करना जो एंजॉय करने लायक है। और ये पॉजिटिव लिबर्टी का उदाहरण है। और ये स्टेटमेंट जो है टीएच ग्रीन से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रख लेना है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट अ फ्री पर्सन रिप्रेजेंट all the varied interest which compose the nation. It is true that it does not exclude or should not exclude the special representation of the special interest, but such representation is not its test. मेनली ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। गांधी जी यहाँ डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है हर एक व्यक्ति को हर एक तरह के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक व्यक्ति के बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, द पर्सन हैज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, द वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट, एंड द डेमोक्रेसी शुड रिप्रेजेंट ऑल द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन, राइट। डेमोक्रेसी इनफैक्ट अगर किसी के कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है तो उसको भी रिप्रेजेंट करे। अगर कोई हैंडीकैप्ड है उसके स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है तो वो करना चाहिए। हमें हमें किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट हमें ध्यान में रखना है। अब डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में बिलीव करने वाले आपके बहुत से थिंकर हैं। डेविड ईस्टन हो गए, पीटर लैसलेट हो गए, दांते जर्मिनो हो गए, एल्फ्रेड कोबेन हो गए, बहुत सारे थिंकर हैं। इनफैक्ट जो दांते जर्मिनो है, दांते जर्मिनो बोलते तो हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये आपका डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन दांते जर्मिनो बहुत ही ऑप्टिमिस्ट भी हैं। दांते जर्मिनो आशावादी हैं और इनको ऐसा लगता भी है कि नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये रिवाइव करेगा, ये वापस से ग्रो करेगा। जो आइजिया बर्लिन है और जो जॉन रॉल्स हैं, इन दोनों का बहुत अहम योगदान होता है जो पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन कर रही होती है उसके रिवाइवल में। तो किसने स्ट्रांगली अपोज किया कि पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन नहीं कर रहा है? तो दांते जर्मिनो भी अपोज करता है कुछ हद तक कि पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन तो कर रहा है लेकिन रिवाइव करेगा। बट आइजिया बर्लिन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि आइजिया बर्लिन जो है वो रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए हैं, ये डिक्लाइन में विश्वास नहीं करते। अब आगे हम लोग अगला स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो इंपीरियलिज्म तो हाईएस्ट जो है स्टेज होता है कैपिटलिज्म का। और ये किसने कहा है? ये लेनिन का स्टेटमेंट है। तो ये तो करेक्ट है, ये जो है लेनिन का स्टेटमेंट है। इंपीरियलिज्म लीड्स टू नेशनल मूवमेंट, बिल्कुल सही बात। इंपीरियलिज्म होगा तो लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए नेशनल मूवमेंट की तरफ जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ इंपीरियलिज्म था तो हमारे यहाँ बहुत सारे नेशनल मूवमेंट हुए, बहुत सारी हमारी स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ हुई और हम अंतिम में साम्राज्यवाद से स्वतंत्र हुए, इंपीरियलिज्म से स्वतंत्र हुए। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन ये दोनों में कोई कनेक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कनेक्शन दिखाने के लिए हम क्योंकि लगाते हैं बीच में, बिकॉज लगाते हैं, और एक बार में पढ़ते हैं उसको। अगर पढ़ने के बाद कोई सेंस समझ में आता है तब आंसर नंबर ए टिक करते हैं रीजन असर्शन में, कि मतलब दोनों ट्रू है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। लेकिन दोनों ट्रू है और बिकॉज लगाने के बाद सेंस नहीं आ रहा है, तो फिर दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो रीजन है वो असर्शन का। तो एक बार पढ़ के देखते हैं।
Imperialism is the highest stage of capitalism because imperialism leads to the national movement. मतलब ऐसा होने से ही यही होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो ये दोनों में सेंस नहीं लग रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, इट इज बेटर टू बी सोक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये जेएस मिल का स्टेटमेंट है। बिकॉज क्वालिटी ऑफ प्लेजर इज नो लेस देन इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। अब यहाँ पे बिकॉज लगाने पे सेंस आ रहा है। और जेएस मिल जो है, अगर आपने सच में पढ़ाई की है तो जेएस मिल के बारे में आपको पता होगा कि जेएस मिल क्वालिटी ऑफ प्लेजर में भी बिलीव करते हैं। कहते हैं कि जो प्लेजर हमें चाहिए, जो सुख चाहिए, जो आनंद चाहिए, वह कोई भी काम से हमें नहीं लेना। शराब पी के सुखी होने से कोई फायदा नहीं है, आनंदित होने से कोई फायदा नहीं है। क्वालिटी ऑफ प्लेजर भी मैटर करता है। पैसा कमाना है तो पैसा तो हम लोग कई तरह से कमा सकते हैं। आ, अपने जो है जिस्म की नुमाइश करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, पर क्वालिटी क्या है उस प्लेजर का? कोई क्वालिटी नहीं है। तो प्लेजर की क्वांटिटी में हमें नहीं जाना, हमें प्लेजर के क्वालिटी में जाना है। तो इसीलिए कहते हैं मिल कि हम सोक्रेट्स बनना पसंद करेंगे, थोड़ा कम आनंद लें, कम पैसा कमाएं, लेकिन मेहनत से कमाएंगे, अच्छे काम से कमाएंगे, कम आनंदित रहेंगे, वो चलेगा। लेकिन एक बेवकूफ बन के ज्यादा पैसा कमाना, मतलब कुछ भी गलत काम करके जो कि सोसाइटी में मॉरली भी करेक्ट नहीं है, उसको पैसा कमाना, तो हम बेवकूफ होके सेटिस्फाई नहीं रहना चाहते हैं। हम मूर्ख होके ज्यादा आनंदित होने से बजाय हम ये पसंद करेंगे कि हम कम आनंदित हों, लेकिन हम बेहतर क्वालिटी के प्लेजर को, बेहतर क्वालिटी के आनंद को जो है गेन करें। जुआ खेलने से बेटर है कि हम आउटडोर क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, ताकि मेरा फिजिक भी डेवलप हो पाए। तो ये आपका दोनों कनेक्शन इसमें है, और ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जेस मिल का। दोनों ही कनेक्टेड है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में जाकर देखना चाहेंगे। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड, यूज द कोड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको बस मालूम होना चाहिए कि किस बुक को किसने लिखा है। तो प्रिंस को मैकियावेली ने लिखा है इस बुक को, लेवियथन को हॉब्स ने लिखा है, ऑन लिबर्टी को मिल ने लिखा है, और थ्योरी ऑफ जस्टिस को लिखा है जॉन रॉल्स ने। अब अगर आप ठीक ठाक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत भी एवरेज आइडिया आपके पास, आपको इतना जरूर पता होगा कि सबसे पहले मैकियावेली आया था, उसके बाद हॉब्स आया था, उसके बाद मिल आया था, उसके बाद रॉल्स आया था। तो 1 2 3 4 ही आंसर हो जाएगा, सीक्वेंस में हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे वापस से कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, और इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया ये पूछ रहा है। अब वापस से आप एक नॉर्मल बंदे होने चाहिए, आपको इतना समझ होना चाहिए कि कौन थिंकर बाद में आया, कौन थिंकर पहले आया, और आपको थ्योरी का आइडिया होना चाहिए। सरप्लस वैल्यू की जो थ्योरी है, इसको कार्ल मार्क्स ने दी है। मंडला थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में कौटिल्य देते हैं हमारे यहाँ से। जनरल विल की थ्योरी रूसो देते हैं। वन डायमेंशनल मैन की थ्योरी देते हैं हर्बर्ट मार्कस। ओके, वन डायमेंशनल मैन। अब ये क्रिटिकल थ्योरी से बिलोंग करते हैं हर्बर्ट मार्कस, ये सबसे बाद में आएंगे। तो चौथा तो सबसे बाद में होना चाहिए। तो देखिए, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए आपका कौटिल्य। कौटिल्य सबसे पुराने हैं। तो दूसरा सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए। तो ये देखिए, तो ये आंसर हो गया। और ऐसे भी आप लोगों को पता होगा, पहले कौटिल्य आए हैं, उसके बाद रूसो ने अपनी थ्योरी दी है, रूसो के बाद कार्ल मार्क्स हैं, उसके बाद हर्बर्ट मार्कस बहुत अंत में है। ये 20th सेंचुरी के हैं, 1970-80 के टाइम में आप देखिएगा। ओके, उस टाइम में। तो एक काफी आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको एक नॉर्मल आइडिया होना चाहिए। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फोर्स टू बी फ्री। रूसो कहते हैं कि आपको जबरदस्ती हम लोग फोर्स भी कर सकते हैं, दबाव भी बना सकते हैं आपको स्वतंत्रता देने के लिए। इसीलिए कभी कभी इनको टोटलिटेरियन कहा जाता है, कि आप किसी को स्वतंत्र बनाने के लिए आप उस पर बल का प्रयोग कर रहे हैं। स्वतंत्रता का आमतौर पर मतलब होता है कि व्यक्ति बल से मुक्त हो, राइट? सो दिस इज विच काइंड ऑफ फ्रीडम दैट यू आर ट्राइंग टू फोर्स द पर्सन इन ऑर्डर टू गेट फ्री, राइट? सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, बट हाउएवर दिस वाज गिवन बाय रूसो। बेस और सुपर स्ट्रक्चर की थ्योरी कार्ल मार्क्स देते हैं। लिबर्टेरियनिज्म जो है रोबोट नॉजिक है, एफ ए हयाक है, मिल्टन फ्राइडमैन है, रोबोट नॉजिक, ये सब थिंकर्स है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर जो है, ये आपका जेरेमी बेंथम का है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जे स्मिल किसी में मैच नहीं करेगा, आप देख लीजिएगा कौन आपका आंसर की है। अब इसी तरह से ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राहम वॉलेस का बुक है, इसको यहां मिला देते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो है ये बुक है आपका रोबर्ट डाल का, इसको यहाँ पे मिला देते हैं। उसके बाद अगला बुक है आपका, अब यहां से देखिए आपको आंसर उसे मिलने के लिए मिल जाएगा। जैसे ए का क्या ऑप्शन हो गया, ए का 4 हो गया, तो ए का 4 दो में दिया हुआ है। बी का क्या हो गया, तो बी का आपका हो गया 5, है ना, बी का 5 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। सी का 1 आप मिला सकते हैं। जैसे कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल एनालिसिस जो है चार्ल्स वर्थ की बुक है, और पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, ये जो है ये आपका इनका बुक है। आर्लो ये वाला यहाँ पे मैच हो जाएगा, आर्नोल्ड का ये बुक हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं इसको। अब उसके बाद आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस फॉल्स विद इन द ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए सिस्टम अप्रोच तो डेविड ईस्टन ने दिया है, तो ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आएगा नहीं, राइट। लिख रहा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन आएगा। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है ये एलमंड और पॉवेल ने दिया है। ये भी पॉलिटिकल साइंस के कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स डोमेन में ये आपको मॉडर्न अप्रोचेस में काउंट किया जाता है। अब या तो मार्क्सिस्ट होगा या तो जूरिस्टिक होगा। अब दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, इसमें से ज्यादा अप्रोप्रिएट हमें ढूंढना है। मार्क्सिज्म भी आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में ही आता है, लेकिन मार्क्सिज्म और जूरिस्टिक अप्रोच जहां सिर्फ लॉ पर फोकस किया जाता था, तो उसमें से ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका जूरिस्टिक होगा, इसलिए आपको ये आंसर करना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट के एलिमेंट पूछे हुए हैं, लूसियन पाई ने दिए थे। तो लूसियन पाई कहता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 3 एलिमेंट हैं, इक्वालिटी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा। उसने प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बात की थी, पूछ रहा है नॉट एन एलिमेंट, तो प्रॉपर्टी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पूछा है कि जो पैरेटो है किससे बिलोंग करता है, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एलिट से, प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ एलिट से, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एलिट से, या ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ऑफ एलिट से। तो आपने 3 थिंकर्स के नाम सुने होंगे, एलिटिस्ट थ्योरिस्ट हैं, परेटो हो गए, मॉस्का हो गए, रोबर्ट मिशेल हो गए, राइट। तो ये जितने भी आपके एलिटिस्ट थ्योरिस्ट हैं, ये तीनों ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ऑफ एलिट से बिलोंग करते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एलिट से जेम्स बर्नहम बिलोंग करते हैं, राइट, जिन्होंने मैनेजरियल रेवोल्यूशन के बारे में बात किया है, ओके। अब कॉन्ट्राडिक्शन एज अ कॉज ऑफ रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन बुक भी है इनका, और मो सितुंग कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन के कारण रेवोल्यूशन होता है, तो मो सितुंग इसका आंसर हो जाएगा, मीन्स माओइस्ट थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं, द एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लिमिटेड गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि सरकार अपने औकात में काम करे, सरकार कानून के हिसाब से काम करे। लिमिटेड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिट में काम करे, अपने लिमिट के बाहर जाके नहीं काम करे, तो ये तो करेक्ट है। गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय इंटरेस्ट ग्रुप, गवर्नमेंट पर जो पाबंदी लगती है, गवर्नमेंट पर जो एक तरह से हम लोग शिकंजा कसते हैं इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा, क्या बकवास है, लॉ के द्वारा होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो कानून दिए होते हैं वह गवर्नमेंट को लिमिट करता है, गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चैलेंज कर सकती। तो ये तो गलत हो गया, तो असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यूके हैज द प्लूरल एग्जीक्यूटिव। अब जितने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं सब में प्लूरल एग्जीक्यूटिव होता है। एक आपका हेड ऑफ स्टेट होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक आपका रियल हेड होता है, एक नॉमिनल हेड होता है। जैसे इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो मिसेस मुर्मू है, मिसेस मुर्मू हमारी नॉमिनल हेड है, डिज्योर हेड है। वहीं दूसरी तरफ जो पीएम मोदी है, मिस्टर मोदी जो है, वह हमारे डिफैक्टो हेड है, रियल हेड है। तो कोई भी आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्लूरल हेड होता ही होता है, जो है प्लूरल एग्जीक्यूटिव होता ही होता है। यूके भी, यूनाइटेड किंगडम माने ब्रिटेन, यहाँ भी प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर और आपको मोनार्क देखने को मिलेगा। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यूके हैज अ प्लूरल एग्जीक्यूटिव बिकॉज हेड ऑफ स्टेट इज डिफरेंट देन द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन यूके, करेक्ट। हमारे इंडिया में भी हेड ऑफ स्टेट कौन है, मिसेस मुर्मू, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, मिस्टर मोदी, राइट। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और पूछ रखा है कि ये कब कब अपीयर हुआ, तो जानना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट दिया किसने। तो सर्कुलेशन ऑफ एलिट का जो कॉन्सेप्ट है पेरेटो ने दिया था। क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, लंबा सा कॉन्सेप्ट है, इसको कार्ल मार्क्स बोलते हैं। प्रेस्ट्रोइका जो है, प्रेस्ट्रोइका का आपका जब कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था तो उस टाइम में गोर्बाचेव नाम का एक आपका प्रेसिडेंट हुआ था, एक लीडर हुआ था यूएसएसआर का, उसने दिया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने, राइट। पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की पॉलिसी। और इन कोडिंग के बारे में आपका बात करता है स्टुअर्ट हॉल। तो स्टुअर्ट हॉल एक थिंकर है जो कि इन कोडिंग के बारे में बात करता है, इसका भी नाम आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पे इतना तो माथा जरूर काम करेगा कि पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था। तो इतना तो जरूर नॉलेज होगा कि कार्ल मार्क्स जो है बहुत पहले का थिंकर है। अच्छा, ये भी माथा नहीं काम करेगा तो इतना माथा तो जरूर काम करना चाहिए कि ये जो आपका प्रेस्ट्रोइका है ये सबसे अंतिम में आया था जब कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था, राइट। तो 4 नंबर सबसे अंतिम में होगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 4 नंबर नहीं है अंतिम। अच्छा, अब ये तीनों, ये थोड़ा आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन दिया, तीनों में से कुछ भी हो सकता है अभी के एनालिसिस से। अब इतना हमें पता है कि पहले तो कार्ल मार्क्स ही आने वाला है, इतना तो जरूर पता है, तो ये भी ऑप्शन गया, क्योंकि 1 नंबर यहाँ है, 1 नंबर यहाँ, 4 से एंड हो रहा है। अब इतना आप लोगों को जरूर पता होगा कि सर्कुलेशन ऑफ एलिट की जो थ्योरी है ये बहुत पहले दे रखी गई है। तो जो पेरेटो है, पेरेटो आपका उसके बाद आएगा, तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स आएगा, फिर पेरेटो आएगा, फिर आपका जो स्टुअर्ट हॉल है वो आएगा, फिर उसके बाद गोर्बाचेव आएगा। तो वो आंसर हो गया आपका। पब्लिक ओपिनियन एंड अमेरिकन डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन एंड अमेरिकन डेमोक्रेसी बुक का नाम है वियो की के द्वारा। वियो की नाम का एक थिंकर है। मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है जेम्स ब्राइस के द्वारा है, बहुत पुराना थिंकर है जेम्स ब्राइस, राइट। उसके बाद केसी वारी ने लिखा है फेडरल गवर्नमेंट और कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, जो है सैमुअल फाइनर ने लिखा है। देखिए सैमुअल फाइनर बहुत ना रिसेंट का थिंकर है, लाइक इसकी मृत्यु हुई थी 1990s के आसपास में सैमुअल फाइनर की। तो सैमुअल फाइनर तो भाई बात पक्का है कि सैमुअल फाइनर आने वाला है हमारे अंत में। ओके, सबसे अंतिम में बुक उसी ने लिखा होगा। 4 नंबर सबसे अंत में आना चाहिए, तो यही ऑप्शन मिलता है हमें, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर यहाँ एक कैच है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। क्यों क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसको ड्रॉप कर दिया गया होगा उस टाइम में, क्योंकि देखिए सबसे पहले बुक लिखा गया था मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये कोई भी बता देगा, कोई भी पॉलिटिकल साइंस का अगर स्टूडेंट है तो मॉडर्न डेमोक्रेसी सबसे पहले आना चाहिए, 2 नंबर। मॉडर्न डेमोक्रेसी के बाद अगर आप देखिएगा तो दूसरे नंबर पर जो आपका बुक आता है वो बुक आपका हो जाएगा केसी वैरी का। केसी वैरी का बुक जो है इंडिया के स्वतंत्रता के आसपास में लिखा गया था, ये जो आपका फेडरल गवर्नमेंट नाम का बुक है। तो केसी वैरी आ जाएगा तीसरे नंबर पर, तो दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपका आ जाएगा वियो की का बुक, क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि हरमन फाइनर सबसे बाद का थिंकर है। तो वियो की का बुक हो जाएगा। वियो की का बुक कुछ 60s ये सब में लिखा हुआ होगा। वियो की 60s में काफी फेमस था अमेरिका में। और सैमुअल फाइनर का जो बुक है ये 80s 90s का बुक होगा जहां तक हमें लगता है। देखना पड़ेगा इसको, 4, मतलब इतना मुझे कंफर्म पता है, इतना तो अब ईयर कौन याद कर रहा है, इतना खाली समय किसी के पास नहीं होता। तो ऑप्शन ये होना चाहिए 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 कहीं दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, और ये वाला गलत है। ओके, अब ये सब बुक का नाम दिया हुआ है। अब बहुत फेमस बुक्स के नाम है वो आपको पता ही होगा। अब पॉलिटिकल कल्चर को लिखता है आपका वर्बा, राइट। अब पॉलिटिकल डिकल को लिखता है सैमुअल पी हंटिंगटन, तो इतना तो सबको पता रहता है। अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नाम का बुक लिखा है एलमंड ने। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट एलमंड की एक एसे थी। और उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो है ये आपका डेविड आफ्टर है, ये भी काफी फेमस थिंकर है पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग मैच कीजिए कौन सा मैच करने वाला है। सो जो परेटो है इसके बारे में ऊपर में ही अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसने एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी दी थी, तो इसको एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में लगा दीजिए। लेनिन मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी देगा। ग्रीन जो है आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, ओके। और जो इकनस्टीन है, इकनस्टीन आपका रिलेटेड है। अब इकनस्टीन किससे रिलेटेड है जी, अब ये मेरे को नहीं पता। या तो 1 होगा या तो ये ग्रीक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी होगा। अब ऑप्शन मिलाइए। अब जैसे ए का दिया हुआ है क्या, ए का दिया हुआ है 4, तो ए का 4, दो में से कोई ऑप्शन हो सकता है, बाकी तो ये काट दीजिए।
बी का क्या होगा, बी का होगा 5, तो बी का 5 यही आंसर हो जाएगा। सी का हो जाएगा 2, तो सी का 2 हो गया, और डी का हो गया 1, तो डी का 1 हो जाएगा। तो मतलब इसने दिया है ये पहली वाली थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये जब हम लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन कर रहे थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो ये बुक बड़ा रेफर किया जाता था। हम सुभाष कश्यप पढ़े हैं and लक्ष्मीकांत, बट दिस वाज द मोस्ट फेमस बुक, लाइक दे वर सेइंग ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो। और स्टार्टिंग में जब आए थे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते, तो ये समझ में आता नहीं था। ये डीडी बसु की बुक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबको पता होगा। अब ये जितने भी आपके यहाँ टर्म्स दिए हुए हैं ना, ये सब आपके रिलेटेड है सेंटर स्टेट रिलेशन से। तो अकाली गवर्नमेंट को का जो मेमोरेंडम था, ये राजीव गांधी और जो लोंगोवाला पैक्ट होता है उस टाइम में होता है। ये लगभग आपका 1985 की बात है, 1980s की बात है। जो राजामन्नार कमेटी रिपोर्ट, रिपोर्ट तो नहीं पता कब आई थी, पर ये कमेटी को तमिलनाडु की सरकार ने बिठाया था 1969 में। अब श्रीनगर कॉन्क्लेव रेजोल्यूशन, श्रीनगर कॉन्क्लेव जो रेजोल्यूशन था, इसमें 16-17 पार्टी लोग पार्टिसिपेट किया था पूरे इंडिया से, और ये अपने स्टेट के ऑटोनॉमी को मांग रहा था। जैसे आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, फिर उसके बाद डीएमके हो गया, ये सब पार्टी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये लगभग 1983 की बात है। तो ये हो गया लगभग 1983 की बात। उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेमोरेंडम, ये काफी फेमस है, 1977 में आया था। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 2, राजमन्नार कमेटी, तो 2। तो ये तो ऑप्शन गया, 2 तीनों में दे रखा है। 2 के बाद क्या आएगा, राजमन्नार कमेटी हो गया, उसके बाद आपका ये वाला वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। तो 2 के बाद 4 आएगा, तो 2 के बाद 4, तो ये भी ऑप्शन गया। तो या तो सी हो गया या तो डी में से होगा। तो 2 के बाद कहाँ गया जी, 2 के बाद आपका 4 आएगा, ये हो गया। और फिर उसके बाद 3 आएगा, 2 के बाद 4, फिर 3, फिर 1, तो ये आंसर हो गया। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रेसिडेंट और गवर्नर पर नहीं लागू होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को कोई कोर्ट सजा नहीं सुना सकता, प्रेसिडेंट को कोई क्रिमिनल केस में आप अरेस्ट नहीं कर सकते। कोई सिविल केस में भी अगर प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना है तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। और जो भी हम ये सब चीजें बता रहे हैं, ये गवर्नर के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही बात है। बिकॉज लगाना है, बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय द स्पेशल प्रिविलेजेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई क्रिमिनल केस में अरेस्ट नहीं कर सकता, अपने काम के लिए इनको कोर्ट नहीं बुला सकता कि आपने कुछ गलत किया सही किया, इस तरह से है इनका। ओके, क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो इन पे चलेगा नहीं, इनको इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकता जब तक ये अपने पद पर बैठे हुए हैं। जब तक अपने पद पर हैं, कोई कोर्ट इनके खिलाफ सजा नहीं सुना सकती या इनको कोई ऑर्डर नहीं दे सकती, तो तमाम चीजें हैं। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास है तो खैर, जो आप कह रहे हैं प्रिविलेजेस या इक्वालिटी बिफोर लॉ में ये एक्सेप्शंस है, तो इसीलिए वो आंसर हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेम ओनली, फेडरलाइजिंग प्रोसेस वीकेंस द यूनियन एंड स्ट्रेंथन द स्टेट, ये तो ठीक बात है कि जब स्टेट को ज्यादा पावर मिलने लगेगा फेडरलिज्म में, तो यूनियन कमजोर हो जाएगा, ठीक बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट्स मजबूत हो जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेम ओनली, ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नाम मात्र का फेडरल नहीं है, ये है भी फेडरल। क्वाजाई फेडरल कहते हैं इसको। इसमें काफी सारे सेंट्रलाइजिंग पावर्स हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का फेडरल है। इतना भी खतरनाक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब पूरी तरह से फेडरल नहीं है, बट फेडरल है कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम मात्र का फेडरल है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, आर ट्रू हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या हमने बोरो किया था, फेडरल स्कीम को हमने बोरो किया था। अब फेडरल है तब ना बोरो की फेडरल स्कीम। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से रूल ऑफ लॉ लेकर आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से डीपीएसपी। देख लीजिएगा कौन सा मैच करेगा। महाराष्ट्र से कौन थे, महाराष्ट्र से थे शरद जोशी। ये सब आपके जो है फार्मर लीडर्स हैं, नाम आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। अभी इनका क्या बेटा का क्या नाम है, महेंद्र जो टिकैत है, उनका बेटा का कुछ नाम है ना, भूल रहे हैं उनका नाम, उत्तर प्रदेश से। तो ये टिकैत साहब हो जाएंगे। टिकैत परिवार जो है अभी भी काफी एक्टिव था, फार्म्स वाला जो आपका आंदोलन चल रहा था, फार्मर्स वाला। हरियाणा से आपके हो जाएंगे घासीराम नायन और
पंजाब से हो जाएंगे अजमेर सिंह लखवाल, राइट। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। द चीप सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, पॉलिटिकल पावर का सबसे मेन सोर्स क्या है इंडिया में? द पीपल। प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया, राइट। तो द पीपल आंसर हो जाएगा। चीप सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर लोगों से ही निकलता है, पॉलिटिकल पावर लोगों से निकलता है तब वो पार्लियामेंट और बाकी सरकारों में जाता है। तो हम लोग सोवरेन हैं, द पीपल ऑफ इंडिया आर मेनली सोवरेन एट द एंड, राइट। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स, ये क्या वाहियात सा क्वेश्चन है। अगर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इसको पूछना था तो कम से कम 8 शेड्यूल दे देता, क्योंकि 8 अनुसूची थी। पर फिर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होगा, 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल। तो 395 आर्टिकल्स, हाँ ओरिजिनली लाइक ठीक ही है, ये ऑप्शन भी ठीक है, आप टिक कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द स्टेट्स आर क्रिएटेड। देखिए नागालैंड बना है 1963 में, पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आपका अलग हुआ था 1966 में। वैसे पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब ऐसे बन 1947 में ही गया था, आज़ादी के समय। बाद में हरियाणा अलग हुआ 1966 में, और उसी समय हिमाचल को इन्होंने अलग कर दिया था 1966 में, उसको यूनियन टेरिटरी बना दी थी। बाद में हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आंध्र प्रदेश को जो है आंध्र स्टेट को 1953 में बना दिया गया, और फिर से आंध्र को और हैदराबाद को ऐड करके 1956 में आंध्र प्रदेश बना दिया गया। तो आंध्र स्टेट बना था 1953 में, इसलिए ज्यादा मत दिमाग लगेगा कमेंट बॉक्स में कि आपने 1953 नहीं लिखा, 1956 लिखा। देयर इज अ रीजन, यू शुड स्टडी दैट इन डीप। महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ था 1960 में, ओके। तो ये आपका कुल मिला के क्रोनोलॉजी हो गया। अब ये भी क्वेश्चन गलत है क्योंकि ऐसा ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है कहीं पे। अगर मान लीजिए पंजाब वाला भी हम ठीक मान के चलें कि चलिए पंजाब 1947 में क्रिएट हुआ है, ओके, 3 नंबर भी मान के चलें, तो अंतिम में 4 होना चाहिए था। सबसे बाद में वेट, हाँ नागालैंड फिर क्रिएट हुआ। और मान लीजिए हम शुरू में मान के आंध्र प्रदेश चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2, तो अंतिम में फिर क्रिएट होना चाहिए था पंजाब। तो एक कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन ड्रॉप हुआ होगा। हर एक साल 3-4 क्वेश्चन ड्रॉप होता है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इनफॉर्मल ग्रुप्स पर फोकस करता है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस डिजाइन चॉइस एक्टिविटी डिसीजन मेकिंग में कौन लेकर आता है? हर्बर्ट साइमन ही डिसीजन मेकिंग से है। जो फुलटन कमिटी है, फुलटन कमिटी रिपोर्ट, आई थिंक फुलटन कमिटी 1966 में आया था। ये यूनाइटेड किंगडम, ये ब्रिटेन का सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। मैक्स वेबर आइडिया ऑन पैट्रोमोनियल ब्यूरोक्रेसी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रैशनल टाइप। अब रैशनल टाइप ब्यूरोक्रेसी कैसे अलग है पैट्रोमोनियल डेमोक्रेसी से, सॉरी पैट्रोमोनियल ब्यूरोक्रेसी से? पैट्रोमोनियल ब्यूरोक्रेसी में भाई भतीजावाद चलता है, मतलब हमारे चच्चा विधायक हैं तो हम भी कुछ बन जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ जो रैशनल टाइप ब्यूरोक्रेसी होता है उसमें ऑफिशियल मेरिट बेसिस पर चूज किए जाते हैं। एस्टिमेट कमेटी जो इंडिया है, ये एक तरह का आपका सेलेक्ट कमेटी है। सेलेक्ट कमेटी का मतलब कि जिसमें कोई एक ही हाउस का मेंबर हो। तो इसमें कुल मिला के 30 मेंबर हैं और सबके सब लोकसभा से होते हैं। देखिए सेलेक्ट कमेटी का काम है कि ये सबसे पहले अगर कोई मंत्री पैसा मांगता है ना, कि मान लीजिए हमको साइकिल बांटना है गरीबों में, ओके, तो मंत्री उसके लिए पैसा मांगा, तो पैसा मांगा ना, तो ये लोग चेक करता है कि माने वो जितना पैसा मांग रहा है वो ठीक पैसा मांग रहा है कि नहीं, कि कम पैसा लगेगा कि ज्यादा पैसा लगेगा, उस चीज को देखता है, कम ही करने का उसको कोशिश करता है, राइट। तो यही चीज है, लिमिट सेट करने का कोशिश करता है। साथ ही साथ अगर कोई इम्प्रूवमेंट अगर होना चाहे उसमें, तो इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करता है कि इस तरह से और बेटर आप इस साइकिल योजना को लागू कर सकते हैं। तो ये तरह का काम करता है। पूछा है कि डज नॉट, कौन सा काम नहीं है एस्टिमेट कमेटी का? तो ये सब तो दोनों काम है, सजेस्ट करता है आपका इम्प्रूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी, सब जैसा हम बताए आपको। एग्जामिन वेदर द मनी इज लेड, एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट ऑफ विद इन, हाँ। अब पैसा जो है वो सही जगह गया कि नहीं, ये भी एग्जामिन करता है, राइट। अब उसके बाद एग्जामिन द मनी स्पेंट ऑन द सर्विसेज ऑन द पर्पस इट वाज मेड अवेलेबल विच वाज, देखिए ये काम कैग का है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का। और बाद में इसी चीज को दोबारा से एग्जामिन करता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी, जिसको पैक कहा जाता है। तो ये काम नहीं है आपका एस्टिमेट कमेटी का, तो बी आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों काम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओबट्समैन माने लोकपाल सबसे पहले कहाँ आया था जी?
स्वीडन से आया था। लोकपाल शब्द को कौन कॉइन किया है? एल एम सिंघवी। सबसे पहले बार लोकपाल आना चाहिए हमारे देश में, उसके बारे में किसने बोला था? फर्स्ट एआरसी ने, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने, जिसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर का किताब का नाम है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उर्विक का बुक लिखा हुआ है जी। उर्विक का बुक का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। माइकल क्रॉजियर के बुक का नाम है आपका ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना, बड़ा फेमस है। अब बच जाते हैं मार्टिन एल्बरो। मार्टिन एल्बरो का तो फिर ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से जुड़े हुए हैं एल्टन मायो। साइंटिफिक मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं एफ डब्ल्यू टेलर। डिसीजन मेकिंग से जुड़े हुए हैं हर्बर्ट साइमन। कम्युनिकेशन थ्योरी मेनली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, कार्ल ड्यूशेट की थ्योरी है। कौन सा थ्योरी पहले है, कौन सा बाद में आया? सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच आया, फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आया एल्टन मायो वाला, और रॉथिसबर्गर भी उसमें शामिल था एल्टन मायो के हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद अगला बिहेवियरल अप्रोच आया। बिहेवियरल अप्रोच जो है, ये आप पढ़े होंगे, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई दिया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी दिया हुआ है। तो जो हर्जबर्ग है, मैग्रेगोर है, डगलस मैग्रेगोर, ये लोग लेकर आता है आपका बिहेवियरल अप्रोच, राइट। उसको ध्यान में रखना है। इनफैक्ट हर्बर्ट साइमन लोग भी बिहेवियरल अप्रोच से रिलेटेड है। हर्बर्ट साइमन भी बिहेवियरल अप्रोच में आएगा, ओके। पॉलिसी अप्रोच सबसे अंतिम में आता है 1970s के आसपास में। इसका आपका डिरॉर नाम का एक थिंकर है, वो इसको लेकर आता है, राइट। वो इजरायली थिंकर है। तो एक दो तीन गलत मार दिए क्या जी? एक सेकंड। क्लासिकल अप्रोच आएगा पहले, फिर ह्यूमन रिलेशन आएगा ना जी। एक सेकंड, पहले क्लासिकल, इसको काटिए। पहला क्लासिकल, फिर ह्यूमन रिलेशन, फिर बिहेवियरल, फिर पॉलिसी। ओके, इस तरह से करके, राइट। हम यहाँ देख रहे थे और यहाँ लिखते जा रहे थे, यहाँ यहाँ से ऑप्शन देखना था ना। सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच माने एक, एक के बाद चार, क्लासिकल अप्रोच के बाद ह्यूमन रिलेशन, उसके बाद आपका बिहेवियरल अप्रोच हर्बर्ट साइमन वाला, और फिर थ्री। ई गवर्नेंस फैसिलिटेटेड द गुड गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस होता है, एकदम ठीक बात है। बिकॉज क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, ये आपका एक गुण होता है गुड गवर्नेंस का, जो कि ई गवर्नेंस से इंश्योर होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। ट्रेडिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट कौन देता है? रॉजक्रैंस देता है, बड़ा फेमस है। नेशनल इंटरेस्ट ऑफ मास्टर क्लास। अब यहाँ क्लास स्ट्रगल पर कौन बिलीव कर रहा है? नेशनल इंटरेस्ट कह रहा है पर मास्टर क्लास का, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी हो जाएगा। जो ब्रेंजनेव है, ब्रेंजनेव आपका थ्योरी देता है लिमिटेड सोवेरेनिटी का। इसको ब्रेंजनेव डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, लीडर थे यूएसएसआर का। पॉपुलर सोवेरेनिटी कौन देता है जी? रूसो। एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी कौन देता है? हॉब्स। जॉन ऑस्टिन भी, इसको मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी कहा जाता है। डिफैक्टो सोवेरेनिटी कौन देता है जी? अब डिफैक्टो वाला क्या था, इसका हम नाम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है डिफैक्टो सोवेरेनिटी का। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, दिमाग में आ नहीं रहा है अभी। अच्छा छोड़िए, उसको हटाइए, बड़ा रेयरली पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। न्यू मेंबर ऑफ बिम्स्टैक। तो बिम्स्टैक देखिए 1997 में बना था। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर लाइक इकोनॉमिक कॉपरेशन, राइट। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। देखिए इसमें नेपाल भूटान नहीं था ये, क्योंकि 2005 का क्वेश्चन पेपर है। तो नेपाल भूटान 2004 के आसपास में इसका मेंबर बना था, तो एक करंट अफेयर करके पूछ रखा है, ओके। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का क्या? हमारा इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? क्रेडिबल मिनिमम डिस्टेंस। सामने वाले को इतना हमारे पास न्यूक्लियर असला रहना कि सामने वाले को कम से कम एक मन में डर बैठा रहे कि गड़बड़ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इन्वायरमेंट इज ग्लोबल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंट एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, बिकॉज सही बात है। बिकॉज इन्वायरमेंट ग्लोबल प्रॉब्लम है क्योंकि अर्थ समिट ने उसको ठीक करने की कोशिश की। ये क्या रीजन दे रखा है, ओके। तो क्योंकि लगाने पर समझ में आ रहा है कैसे काम करता है। इन्वायरमेंट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ठीक बात है। इन्वायरमेंट कैसा प्रॉब्लम है जी? ग्लोबल प्रॉब्लम है, ओके। तो इन्वायरमेंट ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो ग्लोबल प्रॉब्लम है क्योंकि
अर्थ समिट इसको ठीक करने का कोशिश कर रहा है, एड्रेस कर रहा है इस इशू को। क्या तुक बनता है? कोई तुक नहीं बनता इसका। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भाई, सही तो दोनों है। इन्वायरमेंट जो है ग्लोबल प्रॉब्लम है, अर्थ समिट जो है इसको एड्रेस करने का कोशिश कर रहा है, ठीक बात है, पर दोनों में कनेक्शन नहीं है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड फॉर द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ मेंबर स्टेट, ना, यूनाइटेड नेशन नहीं प्रोवाइड करता था। लीग ऑफ नेशन जो है ना, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी पर फोकस करता था, गलत हो गया। स्टेट अपना खुद का अरेंजमेंट बनाए अपने सिक्योरिटी के लिए कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट में। तो कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव सिक्योरिटी में ही फर्क है। कलेक्टिव डिफेंस के बहुत सारे ट्रिटीज हैं, जैसे नाटो कलेक्टिव डिफेंस का ट्रिटी है, तो हाँ, आप कलेक्टिव डिफेंस में आ सकते हैं। आप कलेक्टिव डिफेंस में आकर और आप अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका ठीक है, तो सिंपल है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यहाँ ये ऑप्शन हो गया सिंपल, राइट। अब यहाँ पे पूछ रखा है कि भाई ये जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं आपके यूएन के, इसको अरेंज करो। सबसे पहले बना था ट्राइगवली, उसके बाद डैग हैमरजोल्ड बना था, तो डैग हैमरजोल्ड हो जाएगा, माने दूसरा सबसे पहला नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा जी? उसके बाद बना था कर्ट, फिर वेट, उसके बाद बना था यूथांत। यूथांत बना था, राइट। यूथांत बना था, माने 3 नंबर आ जाएगा। ये यूथांत बर्मा का था, ध्यान रखिएगा, म्यांमार का, ये पहला एशियन था आपका, ओके। अब यूथांत के बाद आपका बना था कार्ड वर्ल्डहाइम, राइट। कार्ट वर्ल्डहाइम उसके बाद बना था, और अंतिम में आपका बीबी घाली बना था। बीबी घाली जो था, ये एजेंडा फॉर पीस से जुड़ा हुआ है, इसका भी क्वेश्चन आता है। ये इजिप्ट का था, ओके, इजिप्ट का था ना जी। कोफी अनान, बामकिन मून, कोफी अनान घाना का था, और बामकिन मून था सर साउथ कोरिया का, हाँ ठीक बोल रहे हैं, ये इजिप्ट का था। 4 नंबर अब मिला लीजिए, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन हो गया। अब क्या है जी? टेरिटोरियल वाटर। अब देखिए भाई, अपना टेरिटोरियल वाटर पर अब कोई नदी है, राइट, उस पर देश का सोवेर्निटी होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे समुद्र, लाइक हमारे यहाँ पे एंड कर रहा है बाउंड्री, ओके, यहाँ हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कर रहा है, आप समझिए एक तरह से बॉर्डर एंड कर रहा है, लैंड बॉर्डर। तो वहां से 200 न्यूटिकल माइल्स तक जो है, हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है, इसका हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका सी बेड होता है, माने कॉन्टिनेंटल शेल्फ माने पानी के नीचे जो जमीन है, राइट, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और इंटरनेशनल वाटर्स में, इंटरनेशनल वाटर ऐसा वाटर है जिस पर कोई स्टेट का आधिपत्य नहीं है, राइट, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए तो क्या है, ए का 3, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4, सी का, गलत दिया हुआ है क्या जी ये क्वेश्चन? एक सेकंड रुकिए, तो ए का 3 हो गया, ठीक बात है, ए का 3 हो गया। बी का हो गया 1, ठीक बात है, बी का 1 हो गया। सी का 2, ओ अच्छा अच्छा, सी का 2, अच्छा, दो ऑप्शन मिलता जुलता है नहीं, सी का 2 और डी का 4, हाँ ठीक बात है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ओके। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बड़ा एम्बिग्यूअस है, ओके, और ये गलत क्वेश्चन हम अभी देख रहे थे, अभी एक बार हम देख रहे थे क्या क्वेश्चन है इसमें। देखिए, जो जिमी कार्टर का डॉक्ट्रिन था ना, ये था कि जो पर्शियन गल्फ है, जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, वहां पे अपने हेजेमनी को बरकरार रखना। तो कार्टर डॉक्ट्रिन जो है, ये तो अपने हेजेमनी को बरकरार रखना चाहता था पर्शियन गल्फ में। तो आपका बी का तो 3 हो जाएगा, ठीक बात है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसको अभी डाउट लगा के रखिए। अब यहाँ देखिए, वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन आपका वही वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का प्रेसिडेंट, इसी को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो वुड्रो विल्सन क्या कहना चाह रहा था ना, कि हमें सपोर्ट करना है फ्री पीपल को, ये फ्री पीपल को सपोर्ट करता है, राइट, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो फ्री पीपल को सपोर्ट करता है, तो ए का 1 होना चाहिए, वैसा ऑप्शन ही नहीं दिया है, और बहुत एम्बिग्यूअस ऑप्शन दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ए का 1 होना चाहिए, ओके। उसके बाद निक्सन डॉक्ट्रिन क्या है? रिचर्ड निक्सन जो है, वियतनाम से सेना अपना निकाल लिया था। जब वियतनाम से अपना सेना निकाल लिया था, तो ये कहा था कि हम एशियन अलाइज को सपोर्ट करेंगे, लेकिन एशियन अलाइज को सपोर्ट करने के साथ साथ एशियन अलाइज को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपने कैपेबिलिटी को भी मजबूत करें।
तो निक्सन जो है ना ये सपोर्ट करता है एलाइज को, ओके। और उसके बाद है आपका ट्रूमैन। ट्रूमैन का इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी था। हेनरी ट्रूमैन क्या बोला, ये वही है जो वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास में प्रेसिडेंट था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये बना था। तो ये बोला ना कि अगर ईस्टर्न यूरोप में अगर यूएसएसआर इंटरफेयर करेगा और जान के वहां के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेगा, जैसे ग्रीस में कर चुका था, तो हम लोग इंटरवीन करेंगे, हम लोग वहां इंटरवेंशन करेंगे। तो देखिए डी का 4, तो डी का 4 इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, राइट। और ऑप्शन 3 दिया हुआ है सब, माने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन हेजेमनी टू पर्शियन गल्फ, देखिए तो इस तरह से करके। अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा एम्बिगिवस है, लेकिन यहाँ पे एक और तुक बैठ रहा है कि क्वेश्चन आंसर बी ही होगा। एक तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि कार्टर जो है ये आपका हेजेमनी इन पर्शियन गल्फ का बात कर रहा है। अब डी का 1 होगा। अब देखिए ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एक तरह से सपोर्ट टू फ्री पीपल का ही काम तो कर रहा है ना, कि अगर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इंटरफेयर करेगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, एक बार के लिए मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं। तो डी का 1 हो गया, राइट। फिर ए का 4। अरे ए का 4 कैसा होगा जी, इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी क्या है, इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये बहुत एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, ये भी देखिए, ये भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। वुड्रो विल्सन जो था ना, ये पहले अमेरिका आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी जो है फॉलो कर रहा था। पहले अमेरिका जो था वो कॉन्टिनेंटल यूरोप के पॉलिटिक्स में नहीं आता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में वुड्रो विल्सन को आना पड़ा। तो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी इसीलिए इसके वाला दिया हुआ है। बी का 3 हो गया तो 100% करेक्ट है। अब निक्सन का सपोर्ट टू एलाइज हो जाएगा, राइट। निक्सन का सपोर्ट टू एलाइज, हाँ तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ए का 4 हो जाएगा इंटरवेंशन। तो विल्सन ने इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाया था आइसोलेशन के पॉलिसी को छोड़कर। लेकिन बहुत वेग क्वेश्चन है, इतना वेग क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। ठीक बात है, हम लोग ऑप्शन 1 से भी टिक कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इतना 100% हमें पता है, क्योंकि इतना तो एग्जाम में जरूर पता होगा कि भाई ये तो 100% करेक्ट है, कार्टर वाला हेजेमनी ओवर द पर्शियन गल्फ। तो आंसर तो यही करेंगे, पता होगा या तो यही आंसर होगा या तो ड्रॉप होगा। बट इतना वेग ऑप्शंस नहीं देना चाहिए, इतना वेग ऑप्शन नहीं देना चाहिए, व्हाट आई सजेस्ट। अब इतना वेग नहीं देता, अब काफी ठीक ठाक ऑप्शन देता है। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन हो गया, सपोर्ट टू फ्री पीपल इन द ईस्ट यूरोप यू कुड से। कार्टर डॉक्ट्रिन पर्शियन गल्फ में हेजेमनी, तो ये इस लॉजिक से क्वेश्चन सेट किया हुआ है। तो यही था अपना 50 क्वेश्चन। एक चीज और यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे, ये जितने भी CUET PG के एस्पिरेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए भी वीडियोस हम बना रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। अपना जो पेड कोर्स चल रहा है CUET PG का, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर चाहेंगे तो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं तब तो जानते ही होंगे कैसा पढ़ाते हैं, और काफी ठीक ठाक कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में काम। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी कोर्स का प्राइस है आपका 3199, सब्जेक्ट टू चेंज होता है, बढ़ता रहता है, ओके। और नेट JRF का कोर्स भी, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। अगर आप लोग कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट कैसे मिलेगा, जाके इंटरनेट पर बस सर्च कर दीजिए, पढ़ो तो ऐसे गूगल पे, और अपना वेबसाइट दिख जाएगा, ओके। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले किसी लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और नेट निकल जाएगा आराम से, चिंता मत कीजिए, नेट काफ़ी इतना टफ एग्जाम नहीं होता, ओके। मेरा JRF है 99.6 परसेंटाइल के साथ, नेट प्लस JRF। काफ़ी बार मैंने अपने आप को इस एग्जाम में प्रूव किया है, तो इट्स नॉट दैट टफ, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबका दिन शुभ हो।